हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ पीएल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इमोशनल और ट्विस्ट से भरी प्रेम कहानी के बारे में। खाम और ठाई की कहानी, टू वर्ल्ड्स की कहानी। आप लोग पार्ट 1 तो देख चुके हैं, अब बारी है इस दूसरे भाग की। पर आप लोग सब्सक्राइब तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है खाम की बेचैनी से। खाम इस बात को लेकर परेशान रहता है कि अगर वो फूफा से प्यार करता है तो उसे ठाई के लिए अपने दिल में पनप रही भावनाओं पर काबू रखना होगा। एक दिन ठाई उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है, लेकिन खाम बहाना बनाता है कि उसे अपनी मम्मी के घर ज़रूरी काम है और वहीं नाश्ता कर लेगा। ये कहकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। खाम उस अंधी औरत से मिलने जाता है जिसे वो माँ कहकर पुकारता है। वो औरत कहती है कि उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है और पूछती है कि आज उनके साथ पड़ोस वाली बेटी है, लेकिन खाम के साथ ठाई क्यों नहीं आया। खाम बहाना देता है कि ठाई आजकल बहुत व्यस्त रहता है। बातों बातों में वो औरत खाम से ये भी कह देती है कि अगर वो चाहे तो अब से उनके इसी घर में रह सकता है। ठाई को अनदेखा करने का इससे बेहतर तरीका खाम के पास और कोई नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ ठाई की टीम के सभी सदस्य जो उसकी मदद कर रहे थे अपने अपने गांव लौट जाते हैं। ठाई को पता चलता है कि खाम उसके नाम एक चिट छोड़ गया है जिसमें लिखा है कि वो अब कुछ दिन अपनी मम्मी के पास ही रहेगा। ये पढ़कर ठाई का मूड ऑफ हो जाता है। तभी उसके पास फूफा का फोन आता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। जब ठाई फूफा के पास पहुंचता है तो फूफा सबसे पहले एक बिल्कुल नए और वेल ड्रेस्ड खाम को उसके सामने पेश कर देता है। एक पल के लिए तो ठाई समझ ही नहीं पाता कि वो इन दोनों को एक साथ देखकर क्या सोचे। फिर फूफा बताता है कि उसकी कंपनी ने एक नया ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया है और वो चाहता है कि इस स्टोर से पहला गिफ्ट ठाई और खाम को मिले। खाम बहुत एक्साइटेड होकर ठाई से कहता है कि वो भी उसका नया लुक देखना चाहता है। ठाई को लगता है कि वो अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन खाम उसके इस लुक से काफ़ी इम्प्रेस होता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि इस ऑनलाइन लॉन्च की खुशी में सब एक छोटी सी पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में जाओ बहुत डिस्टर्ब नजर आता है। वो इतना ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो अपना गिलास भर रहा है या वायु का। वायु अंदाज़ा लगाता है कि कहीं जाओ का फिर से दिल तो नहीं टूटा। जाओ नशे में बता देता है कि वो हमेशा से खाम से प्यार करता आया है। पहले वो इसलिए चुप रहा क्योंकि वो ठाई से प्यार करता था और अब ये खाम फूफा से प्यार करता है। बाई उसे समझाता है कि फूफा तो कहीं और इंगेज्ड है और रही बात इस खाम की, तो ये पुराने वाला खाम नहीं है, इसलिए जाओ को पुराने खाम को भुलाकर किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। वहीं पार्टी में खाम तो नॉर्मल है, लेकिन जब भी ठाई उससे बात करने आता है वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। फूफा खाम से पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो खाम बात को थोड़ा घुमाते हुए कहता है कि उसका एक दोस्त है जिसके दिल में पहले से कोई और है, लेकिन अब वो किसी और से प्यार करने लगा है और इस बात को लेकर उलझन में है कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ा सोचकर फूफा कहता है कि अगर वो खाम की जगह पर होता तो जो दिल में है उसी की तरफ कदम बढ़ाता, क्योंकि नई चीज़ पहल पहल तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन होती टेम्पररी है। जब ठाई देखता है कि खाम उसे तो इग्नोर कर रहा है लेकिन फूफा के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन पार्टी से लौटते वक्त खाम देखता है कि ठाई काफ़ी नशे में है। वो कहता है कि ठाई को घर छोड़ देगा, लेकिन ठाई बहुत रूखेपन से पेश आते हुए कहता है कि अब खाम को अपना ख्याल खुद रखना होगा और फूफा का मामला वो खुद संभाल लेगा। ठाई की बातों से खाम को लगता है कि शायद ठाई ये जगह छोड़कर कहीं जा रहा है। ठाई जवाब देता है कि दूर जाने वाला वो नहीं बल्कि खाम है। बहुत अपसेट होकर ठाई खाम को गुड लक कहकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब जाओ नाश्ता लेकर ठाई के पास आता है तो देखता है कि उसके घर की हालत बहुत ख़राब है। जैसे ही जाओ साफ सफाई की बात करता है, ठाई उसे डांटकर वहां से चले जाने को कहता है। दूसरी तरफ फूफा खाम को बुलाकर बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बैंकॉक जा रहा है और अगर खाम कंफर्टेबल फील करे तो वो भी साथ चल सकता है। यही जानकारी देने के लिए जब खाम ठाई को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि ठाई के कमरे में उसी के बनाए हुए फोटोज रखे हैं। पीछे पीछे आया जाओ कहता है कि अब वो समझ गया कि ठाई उसे कमरे की सफाई क्यों नहीं करने दे रहा था। खाम सोच में पड़ जाता है कि ये फोटोज तो उसने अपनी दुनिया में बनाई थीं, तो यहाँ तक कैसे पहुंची। जाओ बताता है कि ये फोटोज 3 साल पहले पुराने वाले खाम ने बनाए थे। अब खाम समझ जाता है कि खाम और ठाई कभी डेट किया करते थे। वो जानना चाहता है कि आखिर 3 साल पहले उन दोनों के बीच क्या हुआ था। यहाँ से हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है।
3 साल पहले खाम जंगल में भटक रहा था कि उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ती है। वो खरगोश को जाल से तो निकाल देता है, लेकिन खुद एक पिंजरे में फंस जाता है। वहाँ उसका सामना एक शेर से होता है, लेकिन ऐन मौके पर ठाई के आ जाने से शेर वहाँ से चला जाता है। यानी बहुत ही फिल्मी अंदाज में दोनों की पहली मुलाकात होती है। वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ ये कहानी सुनते सुनते खाम के सर में अचानक तेज दर्द उठता है। फिर से पास्ट में जाते हैं तो पता चलता है कि उस खाम के सिर में भी ऐसे ही दर्द हुआ करता था। हालांकि उस वक्त उसने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। जब खाम को रियलाइज़ होता है कि सामने खड़ा ये बंदा फौर का बेटा है, तो वो डर जाता है। ठाई कहता है कि वो फौर का बेटा ज़रूर है, लेकिन उसने कभी किसी का खून नहीं किया। अगले दिन खाम पेंटिंग के लिए सब्जेक्ट ढूंढते हुए फिर से जंगल में जाता है, जहां वो ठाई को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखता है। ये पिक्चर खाम को बहुत अच्छी लगती है और वहीं बैठे बैठे वो ठाई का स्केच बना लेता है। बारिश की संभावना देखकर वो ठाई को जगाता है। अचानक से जागने पर ठाई खाम के गले पर चाकू रख देता है, लेकिन फिर उसकी पेंटिंग देखकर वो बहुत प्रभावित होता है और वो पेंटिंग मांग लेता है। खाम पेंटिंग देने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि ठाई उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर ले। ठाई को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आता और तभी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए ठाई खाम को एक गुफा में ले जाता है। वहाँ ठाई अपने गीले कपड़े उतार देता है, लेकिन खाम कहता है कि वो अपने कपड़े निचोड़कर काम चला लेगा। ठंड से बचने के लिए ठाई आग जलाता है, लेकिन आधी रात को वो देखता है कि गीले कपड़ों की वजह से खाम की तबीयत खराब हो रही है। उसे गर्माहट देने के लिए मजबूरन ठाई को खाम के साथ सोना पड़ता है। सीन वापस प्रेजेंट पे आता है, जहां खाम की आंखें अस्पताल में खुलती हैं। डॉक्टर बताता है कि उसे थाई यहां लेकर आया था। खाम सोते हुए थाई के पास पुराने वाले खाम की बनाई हुई ड्राइंग रखकर चुपचाप अस्पताल से निकल जाता है। फिर से 3 साल पहले के फ्लैशबैक में थाई खाम से कहता है कि उसका यहाँ काम खत्म हो गया है, इसलिए वो अपने गांव लौट रहा है। ये सुनकर खाम दुखी होता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। थाई कहता है कि वो खाम का दोस्त कभी बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है तो वो तैयार है। तय होता है कि थाई खाम के पेरेंट्स से इजाज़त लेकर उसे अपने गांव ले जाएगा। गांव पहुंचकर खाम को थाई का घर और वहां का माहौल बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ती जाती हैं। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन इन खुशियों पर किसी की नज़र पड़ जाती है। फौर थाई को किसी मिशन पर भेजता है, जहां उसे चोट लग जाती है। फौर उसे सॉफ्टली समझाता है कि उसे अपने काम पर और ध्यान देना होगा और अपने असिस्टेंट को उसकी देखभाल के लिए छोड़कर चला जाता है। असिस्टेंट के मना करने के बावजूद थाई मौका पाकर वहां से भागकर सीधा घर पहुंचता है, जहां वो खाम को आखिरी सांसें लेते हुए देखता है। प्रेजेंट में वापस खाम के सिर में फिर से तेज दर्द होता है। वो जाओ को बताता है कि पुराने खाम की यादें उसके दिमाग में आ रही हैं और उससे कहता है कि वो आगे बोलता जाए। जाओ बताता है कि खाम को घायल करके फौर का दिल नहीं भरा, इसलिए उसने खाम के पापा पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई और उसकी मम्मी अंधी हो गई। सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहां थाई बहुत गुस्से में अपने पापा से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और ये कहकर चला जाता है कि पापा चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो इस जहर की दुनिया में काम नहीं करेगा। प्रेजेंट में जाओ बताता है कि उस हादसे के बाद से थाई ने जीना ही छोड़ दिया था, लेकिन इस खाम के आने के बाद वो फिर से जीने लगा है। अगली सुबह खाम फूफा का इंतजार कर रहा होता है। जब फूफा कहता है कि चलने के लिए तैयार हो जाओ, तो खाम नहीं जा सकता कहकर वहां से भागता है और सीधे थाई के पास पहुंच जाता है। थाई के पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रहा है, खाम कहता है कि वो बैंकॉक नहीं जाएगा, बल्कि यहीं थाई के साथ रहेगा, क्योंकि वो जिस उलझन में था वो साफ हो चुकी है। वो खाम नहीं है जिससे थाई प्यार करता था, लेकिन दूसरी दुनिया से आया ये खाम थाई से प्यार करने लगा है। थोड़ी देर सोचने के बाद थाई कहता है कि ये खाम वो खाम तो नहीं है, लेकिन थाई अब इस खाम से भी प्यार करने लगा है। आखिरकार दोनों एक दूसरे के साथ एक प्यारा और इमोशनल पल शेयर करते हैं। अगली सुबह जब खाम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसने शर्ट नहीं पहनी है, और वो थाई से पूछता है कि वो इस हालत में क्यों है। फिर हमें थोड़ी देर पहले ले जाया जाता है, जहां रात को बात करते करते खाम खाई की गोद में सो जाता है। थाई बहुत संभाल कर उसे बिस्तर पर लिटा देता है। नींद में ही खाम बड़बड़ाता है कि उसे गर्मी लग रही है। थाई सलाह देता है कि नहा लेना चाहिए, लेकिन खाम अपनी शर्ट उतार कर कहता है कि इतना काफ़ी है, और फिर ज़बरदस्ती थाई को अपने साथ सोने के लिए कहता है।
प्रेजेंट में ये कहानी सुनकर खाम हंसता है और कहता है कि उसकी मम्मी हमेशा कहती थी कि वो नींद में बड़बड़ाता है। आज उसे यकीन हो गया कि मम्मी सच कहती थी। थाई कहता है कि ये खाम भी बिल्कुल पुराने खाम जैसा ही है। तो खाम कहता है कि अब जब दोनों डेट कर रहे हैं तो थाई बात बात पर पुराने खाम को याद करना बंद कर दे। एक दिन खाना बनाते वक्त खाम के हाथ में चोट लग जाती है। थाई कहता है कि वो आराम करे, वो खाना बना लेगा। खाना टेस्ट करके खाम कहता है कि ये बहुत यम्मी है। तो थाई बताता है कि पुराने खाम को भी ये डिश बहुत पसंद थी, इसलिए उसने इसे बनाना सीखा था। खाम फिर से थाई के पुराने खाम को याद करने की आदत पर तंज कसता है। थाई कहता है कि उसके लिए ये दोनों खाम अलग अलग लोग हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ये नया खाम पुराने खाम से ज़्यादा क्यूट है। दोनों चौंक जाते हैं। वायु बताता है कि वो फूफा को बैंकॉक ले जा रहा था। तभी फूफा के पापा का फ़ोन आया कि वे अपने सेक्रेटरी के साथ कहीं जा रहे हैं और जब तक वे लौटें फूफा को सारे काम संभालने होंगे। यह सुनकर फूफा को शक होता है और वो सीधा कंपनी जाकर अपने पापा के खिलाफ सबूत ढूंढने लगता है। वहाँ उसे एक ऐसा लिफाफा मिलता है जिसमें उसकी खुद की तस्वीरें हैं, मानो कोई उस पर निगरानी रख रहा हो। अब वायु और फूफा दोनों का शक पापा से हटकर उनके सेक्रेटरी जैंडा पर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वे सबूत लेकर बाहर निकले, एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति उन पर हमला कर देता है। एंड मौके पर फूफा की बुआ आ जाती है, लेकिन इस हादसे में वायु घायल हो जाता है। सबूत देखकर बुआ कहती है कि उसे शक तो था कि कोई फूफा की जान के पीछे पड़ा है, लेकिन जैंडा हो सकता है, ये यकीन नहीं हो रहा। फूफा को अपने पापा की फिक्र होने लगती है क्योंकि वो जैंडा के साथ ही बाहर गए हैं। बुआ कहती है कि वो आगे का मामला संभाल लेगी। फूफा अपनी बुआ के पास पहुंचता है और कहता है कि शायद जब से पापा को पता चला कि वो उनका असली बेटा नहीं है, तभी से वे उसकी जान के पीछे पड़े हैं। वो बुआ से पूछता है कि क्या उन्हें भी इस बात की जानकारी थी। बुआ भावुक होकर कहती है कि उसी ने तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, प्यार तो माँ की तरह ही किया है। ये सुनकर फूफा रिलैक्स होता है और जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र बुआ के जूतों पर पड़ती है। हमें बताया जाता है कि पापा ने फूफा से कहा था कि जब भी वो खतरे में हो तो इशारे के तौर पर अपने जूतों के फीतों की डबल गांठ बांध ले। बुआ के जूतों पर डबल नॉटलेस देखकर फूफा को शक होता है। वो वॉशरूम जाने के बहाने वायु को मैसेज कर देता है कि असली गुनहगार जैंडा नहीं, बुआ है। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, उसे चक्कर आ जाता है। बुआ ने उसे जो पानी पिलाया था उसमें कुछ मिला हुआ था। प्रेजेंट में पूरी कहानी बताने के बाद वायु कहता है कि अब थाई के अलावा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसे किसी और पर भरोसा नहीं है। सीन बुआ पर आता है जो अपनी जीत का जश्न मना रही है। वो जैंडा से कहती है कि उसने उसे कभी चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसका जिंदा रहना उसकी कामों में बाधा डाल रहा था। तभी उसे बताया जाता है कि फूफा को होश आ गया है। बुआ उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन हमें पता चलता है कि जैंडा जिससे वो बात कर रही थी वो पहले ही मर चुकी है। बुआ उस कमरे में पहुंचती है जहां फूफा और उसके पापा को रखा गया है। बुआ को देखकर पापा चिल्लाते हैं कि इन सब में फूफा को क्यों घसीटा। बुआ कहती है कि गलती पापा की ही है, उन्होंने बहाने से उसके जूतों पर ऐसी लेस बांधी कि फूफा को शक हो गया। फूफा दुखी होकर पूछता है कि उसने तो हमेशा उसे अपने परिवार की तरह सम्मान दिया, फिर उसने ऐसा क्यों किया। बुआ कहती है कि उसने अपने बेवकूफ़ भाई से कई बार कहा कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्योंकि वो उसकी सौतेली बहन है। अब उसने खुद ही अपनी चीज़ लेने का फैसला कर लिया है। बुआ के जाने के बाद फूफा अपने पापा से पूछता है कि क्या उन्हें कब पता चला कि वो उनका असली बेटा नहीं है। पापा बताते हैं कि जब फूफा 7 साल का था, उसकी माँ ने सुसाइड से पहले एक नोट छोड़ा था जिसमें ये कन्फेशन था, लेकिन इस बात से फूफा के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। ये सुनकर फूफा अपने पापा से माफ़ी मांगता है कि उसने उन्हीं पर शक किया। पापा उसे गले लगाकर कहते हैं कि उन्हें इस बात का कोई गम नहीं। अगले सीन में थाई, खाम, वायु और जाओ उस जगह पहुंचते हैं जहां फूफा और उसके पापा को कैद किया गया था। पापा जैंडा की मौत पर रोते हैं, लेकिन बुआ बेपरवाह हैं। वो जश्न के मूड में हैं और प्लानिंग करती है कि पहले फूफा को मारेगी, फिर भाई को, ताकि पुलिस को लगे कि आपस में लड़ते लड़ते दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। वो फूफा से अपने लिए ड्रिंक बनाने को कहती है।
दूसरी तरफ ठाई अकेले ही बिल्डिंग के अंदर घुसता है और एक एक करके गार्ड्स को मारता हुआ आगे बढ़ता है। इधर फूफा के हाथों से बनी ड्रिंक पीकर बुआ की तबीयत खराब होने लगती है। फूफा मुस्कुराते हुए कहता है कि ड्रिंक में ड्रग मिलाना सिर्फ उसे ही नहीं आता, उसके साथ भी कोई ये पैंतरा आजमा सकता है। बुआ बेहोश हो जाती है। फूफा जैसे ही अपने पापा को लेकर बाहर निकलता है, उसका सामना अपने ही बॉडीगार्ड से होता है, जो असल में बुआ का आदमी है और वही मास्क पहनकर उस पर हमला करता था। वो फूफा पर हमला करने वाला होता है कि ठाई आकर उसे रोक लेता है। बॉडीगार्ड कहता है कि अच्छा हुआ ठाई भी आ गया, क्योंकि ठाई ने उसके भाई को मारा था और अब वो एक तीर से 2 शिकार करके अपना बदला ले लेगा। बाहर पापा से अंदर के हालात सुनकर खाम को ठाई की बहुत चिंता होती है। अंदर एक छोटी सी लड़ाई में ठाई उस बॉडीगार्ड को मार देता है और फूफा को सही सलामत बाहर ले आता है। अगली सुबह खाम ठाई से कहता है कि उसे लगा था कि वो दूसरी बार भी अपना प्यार खो देगा। ठाई कहता है कि उसे भी एक बार लगा था कि सब खत्म है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने खाम से वापस लौटने का वादा किया था। अब जिंदा लौटने के बाद उसे एहसास हो रहा है कि उसे जिंदगी में खाम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो खाम से पूछता है कि क्या वो पुराने रीति रिवाज से उससे सगाई करना चाहेगा। ठाई उसे पूरा वक्त देता है कि वो सोच समझकर जवाब दे। फूफा जो सपने में उन झलकियों को देखकर खुश हो रहा है, जिस वक्त दूसरी दुनिया में फूफा खाम को पहली बार डेट पर चलने को कहता है और खाम कहता है कि उसे लगा कि वो डेट पर ही है। अब जब फूफा की नींद खुलती है तो वो बहुत ऑकवर्ड फील करता है। अब अगले सीन में फूफा खाम को बुलाकर उससे पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो फूफा की जान बचाना चाहता है। तो खाम कह देता है कि वो इस दुनिया का नहीं है और जहाँ से खाम आया है वहाँ खाम और फूफा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और फिर एक के बाद एक उसका फूफा से मिलना, उससे प्यार होना और फिर फूफा की मौत तक की पूरी कहानी खाम सुना देता है। यहाँ ये फूफा कहता है अब उसे खाम की इस कहानी पर पूरा यकीन हो रहा है, क्योंकि वो जिसे सपने में देखता था वो तो खाम ही है। इसका मतलब अब उस फूफा की यादें धीरे धीरे इस फूफा पर असर करने लगी हैं। इसके बाद जब खाम घर लौटता है तो ठाई कहता है कि उसे खाम को कुछ दिखाना है। अब सीन शिफ्ट होता है वायु पे, जिसे जाओ नशे की हालत में कचरे के पास पड़ा दिखता है और वायु की पुकारने पर जाओ रो रो कर कहता है कि ठाई ने खाम को प्रपोज कर दिया और जितनी भी कोशिश कर लो जाओ खाम को भुला नहीं पा रहा। पहले तो वायु जाओ को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, पर जब देखता है कि जाओ सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है तो वायु ये कहकर निकल लेता है कि जाओ की जैसी इच्छा है वैसे जिए। अब सीन वापस से आता है ठाई पर। खाम को उसी गुफा में लेकर आता है और पूछता है कि क्या वो ठाई का पोर्ट्रेट बनाएगा, बिल्कुल वैसा जैसा दूसरी दुनिया में उसने फूफा का बनाया था। खाम कहता है कि बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर फूफा की जो पेंटिंग बनाई गई थी वो न्यूड पोर्ट्रेट था। पोर्ट्रेट देखकर ठाई कहता है कि बॉडी का प्रोपोर्शन कुछ सही नहीं है। तो खाम कहता है कि ठाई इतना दूर बैठा होगा तो उसे पता ही कैसे चलेगा। इस पर ठाई खाम के और करीब आकर उससे कहता है फिर तो खाम को पहले ठाई को अच्छे से समझ लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे इनके बीच क्लोजनेस बढ़ने की वजह से ये दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब खाम की आंख खुलती है तो वो ठाई से कहता है कि उसकी बस एक ही विश है कि ये वक्त यहीं पर थम जाए, लेकिन फिर खांसने लग जाता है और खांसते खांसते ये बात इतनी सीरियस हो जाती है कि पहले तो खाम के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। कट्टू डॉक्टर चेक करने के बाद बताते हैं खाम के शरीर पर एक ऐसे वायरस का अटैक हुआ है जो धीरे धीरे उसके शरीर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ साथ उसके सर का दर्द और शरीर की कमजोरी बढ़ती ही जा रही है और जल्द एक वक्त ऐसा आएगा खाम बेहोश तो हो जाएगा लेकिन फिर कभी आंख नहीं खुलेगा। और बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकला है। जब ये बात आंट तक पहुंचती है तो वो कहती है कि कुछ भी हो जाए इसका इलाज तो वो निकाल कर ही रहेगी। वहीं खाम कहता है कि उसने इस बीमारी के बारे में बहुत सुना था, पर कभी उसे हो जाएगा इसका उसे यकीन नहीं हो रहा। और इस पॉइंट पर वो अपने पापा को बहुत मिस करने लगता है और चाहता है कि एक आखिरी बार अपने पापा को गले लगाए। ये सुनकर ठाई कहता है कि एक बार खाम ठीक हो जाए फिर वो खुद खाम को दूसरी दुनिया में पापा से मिलने ले जाएगा। तो आंट कहती है कि ये ठाई के लिए बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि उस दुनिया में जाते ही ठाई एक अजीबोगरीब आवाज सुनने लगेगा और बात इस हद तक पहुंच सकती है कि शायद इस आवाज से ठाई की मौत ही हो जाए। उधर देखते हैं कि दूसरी दुनिया में फूफा और खाम के बिताए पल इस दुनिया के फूफा को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से पूरी रात फूफा सो नहीं पाता। अब अगली सुबह ठाई बहुत ही जरूरी काम के लिए शहर की तरफ निकल जाता है। अब इसी बीच फूफा खाम से मिलकर उसे उसका फेवरेट डिश देता है और कहता है कि उसे इस बारे में दूसरी दुनिया के फूफा की यादों से पता चला। खाम कहता है कि इसी वजह से वो इस बारे में फूफा से कोई बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि फूफा
फूफा कंफ्यूज हो जाएगा। तो फूफा का कहना है कि अब वो खाम को बेहतर तरीके से समझने लगा है और अब उसे साफ दिख रहा है कि दूसरी दुनिया का फूफा खाम को लेकर क्या फील करता था, और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। अब अगले दिन देखते हैं कि फूफा फिर से खाम से मिलने आता है और उसे फिर एक एग्जीबिशन में लेकर जाता है। खाम कहता है कि उसे याद है कि दूसरी दुनिया में भी वो फूफा के कहने पर ऐसे ही एग्जीबिशन में अपने पेंटिंग को डिस्प्ले किया था, और अब इस दुनिया में भी फूफा ने फिर से वही काम किया है। खाम खुश होकर कहता है इन सब के बदले फूफा को क्या चाहिए। तो फूफा कहता है कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि खाम इस दुनिया में रहकर ही अपनी बीमारी का इलाज कराए, और ये तभी हो सकता है जब खाम फूफा से फाइनेंशियल हेल्प लेने को तैयार हो जाए। जब खाम हिचकिचाता है तो फूफा कहता है कि वो समझ रहा है कि ये हालात बहुत ही क्रिटिकल हैं। जहाँ फूफा का एक मंगेतर है, वहीं ठाई और खाम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मगर क्या फूफा बस एक दोस्त की तरह खाम का ख्याल नहीं रख सकता? अब सीन शिफ्ट होता है जाओ पर, जो अब भी पिए ही जा रहा है। इस पर वायु वहाँ आकर जाओ को बहुत डांटता है। अब क्योंकि जाओ पूरी तरह नशे में टुन है तो लड़खड़ाते हुए सीधा नदी में जा गिरता है। पहले तो वायु इसे मजाक के तौर पर लेता है, मगर जब नोटिस करता है कि जाओ अब भी पानी से निकला नहीं तो वो भी नदी में छलांग मारता है। कट्टू जब जाओ की आंखें खुलती हैं तो वायु उसे फिर से डांटते हुए कहता है कि जब जाओ खुद को संभाल ही नहीं पाता तो इतना पीता क्यों है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो जाओ को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में 5 साल पहले ले जाया जाता है, जहाँ जब जाओ को एक गुंडा परेशान कर रहा होता है तब उसकी जान ठाई बचाता है। तो अब जाओ ठाई का वही कर्ज चुकाने के लिए उसके और खाम के बीच नहीं आ रहा, लेकिन फिर उन दोनों को साथ देखकर जाओ का दिल दुखता भी तो है। तो वायु कहता है कि अगर जाओ इतना ही समझदार है तो फिर जल्दी से खुद को भी संभाल ले। जाओ भी बहुत इमोशनली वायु को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। तो वायु कहता है इसके बदले उसे 500 रुपए दे दे, पर चूंकि जाओ वायु को बहुत बचपन से जानता है, वो भी इनकार करते हुए ये कहता है कि वायु को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अब दूसरी तरफ खाम ठाई को बताता है कि इस दुनिया के फूफा को उस दुनिया के फूफा की सारी यादें साफ दिखाई दे रही हैं, और अब इस दुनिया का फूफा चाहता है कि खाम के इलाज के पैसे वो दे। अब यहाँ पर ठाई कुछ कहता तो नहीं, पर उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि वो कितना इनसिक्योर फील कर रहा है। तो खाम एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए ठाई से कहता है कि उसे देखे, और ठाई जब उस पेंटिंग से पर्दा उठाता है तो देखता है कि खाम ने उसकी वो पोर्ट्रेट अब पूरी कर ली है, और साथ में ये भी कहता है कि उसे ठाई के सगाई के प्रपोजल का जवाब देना है। और फिर से ठाई को उस पेंटिंग के कोने की तरफ देखने के लिए कहता है, जिस पर लिखा हुआ है कि हाँ वो तैयार है, जिसे सुनकर ऑफकोर्स ठाई के चेहरे पर वो खुशी फिर से नजर आने लगती है। अब सीन अगले दिन की सुबह का है, जहाँ पर ठाई के रीति रिवाजों के अनुसार सगाई के लिए सबसे पहले खाम को तैयार होते देखते हैं, और इसके थोड़ी देर बाद सामने आता है ठाई। एंड नो डाउट सफेद रंग के इस कॉस्ट्यूम में दोनों ही बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ जाओ और वायु के साथ खाम की मम्मी और वो पड़ोसन भी दिखाई देती है। जब आंटी कहती है कि सगाई का मुहूर्त आ गया है तो ठाई और खाम उसी नदी में उतरते हैं। इस पॉइंट पर दोनों ही बहुत खुश दिखाई देते हैं, और फिर देखते हैं कि दोनों ही एक साथ पानी में डुबकी मारते हैं, जिसके बाद दोनों बाहर तो निकल आते हैं, मगर वहाँ आसपास मौजूद लोग जब खाम का चेहरा देखते हैं तो चौंक कर रिएक्शन देते हैं, और ठाई की नजर खाम पर पड़ते ही मानो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि खाम पूरी तरह खून से लथपथ है, और अब भी उसके नाक से खून निकलते जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि ठाई इस सिचुएशन को समझ पाए, खाम पानी में ही बेहोश होकर गिर जाता है, और फिर ठाई के लाख बुलाने पर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल में खाम को लेकर ठाई बहुत परेशान भी दिखता है। रात को खाम ठाई को आकर रिक्वेस्ट करता है कि उसे अकेले नींद नहीं आ रही, और चाहता है कि ठाई उसके साथ सोए। ठाई कहता है कि खाम बच्चे की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, तो खाम भी मुस्कुराकर कहता है कि वो सिर्फ ठाई के लिए ही बच्चा है। यहाँ ठाई खाम से वादा करने को कहता है कि वो कभी भी ठाई को छोड़कर नहीं जाएगा, कि अचानक ठाई की आंख खुल जाती है और देखता है कि खाम अभी भी वैसे ही बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अब अगले दिन फूफा ठाई से आकर कहता है कि शहर के बेस्ट डॉक्टर कहते हैं कि खाम के शरीर में ये वायरस फैलता ही जा रहा है। वैसे दवाई तो चल रही है, मगर 5 दिनों में खाम का होश में आना बहुत ज़रूरी है। अब इस दौरान ठाई को हमेशा खाम के करीब ही देखते हैं, जहां एक तरफ चाऊ ठाई के लिए लंच लेकर आता है, वहीं खाम की इस हालत पर उसकी माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है। दूसरे दिन ठाई फूफा के साथ लाइब्रेरी आता है और कहता है कि वो इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता। ऑनलाइन तो कुछ भी पता नहीं चला, मगर ठाई को उम्मीद है कि किताबों में कहीं ना कहीं तो इस बीमारी का इलाज लिखा होगा। और देखते हैं कि ठाई के साथ साथ फूफा भी रिसर्च में लग जाता है, मगर पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अब तीसरे दिन भी खाम के हालात में कोई सुधार नहीं। वहीं बेचैन होकर ठाई लाइब्रेरी के हर एक किताब को छान मारने में लगा हुआ है, और इस बार किस्मत से उसके हाथ एक उम्मीद की किरण लग जाती है। पता चलता है कि ये एक टाइप का जंगली फल है।
जहाँ फूफा कहता है कि इतने बड़े जंगल में इतने कम वक्त में वो लोग ऐसे फल को कैसे ढूंढ पाएंगे। वहीं ठाई कहता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। कट्टू वायु को जाओ को लेकर बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वो ठाई के साथ उस फल को ढूंढने जंगल में जा रहा है, जबकि जाओ का कहना है कि वो कोई बच्चा थोड़ी है, खुद को संभाल लेगा। वायु कहता है कि हाँ उसे पता है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में जाओ को आतिशबाजी थमावे कहता है कि जब भी उसे लगे कि वो डेंजर में है, इसे हवा में छोड़ दे ताकि वायु कहीं भी रहे उस तक पहुंच सके। और फाइनली ठाई के आते ही जाओ उसके साथ निकल पड़ता है, लेकिन यहाँ पर भी पूरे दिन के खोजबीन के बाद भी उन्हें वो फ्रूट नहीं मिलता। अब अगला सीन चौथे दिन की सुबह का है, जब फूफा खाम के पास बैठा हुआ है। याद करता है कि ठाई के जाने से पहले उसके और ठाई के बीच क्या बात हुई थी। ठाई कहता है कि अगर वो सही सलामत जंगल से नहीं लौटता है तो ये फूफा की जिम्मेदारी होगी कि वो खाम का ख्याल रखे। वहीं फूफा कहता है कि वो ख्याल तो रखेगा, मगर ये ठाई का भी फर्ज बनता है कि वो सही सलामत लौटकर अपनी अमानत फूफा से वापस ले ले। देखते हैं कि ठाई और जाओ अब भी उस फल को ढूंढने में लगे हुए हैं। थक हार कर जब एक पॉइंट पर जाओ पूछता है कि अगर ये फल नहीं मिला तो खाम का क्या होगा, तो बड़ी उम्मीद के साथ ठाई दोबारा से वो किताब पढ़ने लगता है कि शायद कहीं कोई तो रास्ता मिल जाए। और किताब पर जिस तरह की मिट्टी और टेम्परेचर में इस फल के पौधे के उगने की बात करी हुई है, ठाई उसी तरफ चल देता है। एक तरफ खाम की हालत बिगड़ती दिखती है, वहीं दूसरी तरफ ठाई के मंजिल तक पहुंचने का रास्ता और कठिन होता जाता है। फाइनली एक पॉइंट पर आकर ठाई और जाओ दोनों की नज़र उस फल पर पड़ती है जो कहीं दूर चट्टान पर है। और आखिरकार देखते हैं कि जैसे तैसे अपने जान को जोखिम में रखकर ठाई उन फलों को हासिल कर ही लेता है। अब लौटते वक्त अचानक जाओ एक खाई में जा गिरता है, जिससे उसके पैरों पर भारी चोट भी लग जाती है। जहां ठाई इस बात पर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, वहीं जाओ कहता है कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर सही वक्त पर खाम को ये ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी जान चली जाएगी। रही बात उसकी, तो वो तो जिंदा है ही, कोई ना कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। अब ठाई के जाने के बाद जाओ को याद आता है वो आतिशबाजी जो इमरजेंसी में यूज करने के लिए वायु ने उसे दी थी, और इसी को सही मौका समझकर जाओ उसे हवा में छोड़ देता है। उधर ठाई हॉस्पिटल पहुंचता है और उस फल के रस को निचोड़कर खाम को पिला देता है। उधर देखते हैं कि वायु जाओ के पास पहुंच तो जाता है, मगर थोड़ा लेट, और रस्सी की मदद से जाओ को उस गड्ढे से बाहर निकालता है। और तब जाकर वायु को पता चलता है कि जाओ को तो बहुत तेज बुखार है और इस वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहां अचानक खाम को अटैक आता है और दर्द के मारे तड़पते तड़पते अचानक वो शांत हो जाता है। डॉक्टर से लेकर वहां पर मौजूद किसी को भी समझ में नहीं आता कि खाम को हुआ क्या। इस पर ठाई जोर जोर से खाम का नाम पुकारने लगता है और धीरे से खाम अपनी आंखें खोल देता है। इसके बाद ठाई खाम से लिपटकर खूब रोता है। अगले सीन में आधी रात हो चुकी है। वायु जाओ को लेकर जंगल के पास ही कंजन घर में शरण लेता है। कट्टू अब खाम काफी स्वस्थ दिखता है। जब ठाई फूफा से पूछता है कि जाओ की कोई खबर, तो फूफा कहता है कि वायु जाओ के साथ है और उसने बताया है कि अब सब ठीक है। इन द मीन टाइम आंट लू ठाई को कॉल करके कहती है कि उसे खाम से बात करनी है। अब दूसरी तरफ से आंट ने खाम को क्या कहा ये तो हमें सुनाई नहीं देता, मगर फिर खाम के चेहरे पर एक फेक स्माइल जरूर दिखता है। अब अगले कट में जब खाम की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि तब से उसकी मम्मी करीब बैठे उसके जागने का इंतजार कर रही हैं। यहाँ जब मम्मी बताती हैं कि वो खाम के पसंद का खाना बनाकर लाई हैं, तो खाम अचानक अपने पापा को याद करते हुए खूब रोता है और कहता है कि उसके पापा भी उसके पसंद और नापसंद का बहुत ख्याल रखता है और शायद अब भी वो खाम का इंतजार कर ही रहे होंगे। लेकिन अब खाम इस बात पर कंफ्यूज्ड है कि उसे वापस लौटना चाहिए या नहीं। तो मम्मी कहती हैं कि चाहे खाम का फैसला कुछ भी हो, बस वो यही चाहती हैं कि इसमें खाम का ही भला हो। अब अगले सीन में खाम ठाई को बताता है कि उसने फैसला कर लिया है कि अब वो अपनी दुनिया में लौट जाएगा। तो ठाई कहता है कि फिर ठीक है, वो भी खाम के साथ चलेगा, जैसा कि उसने पहले भी खाम से वादा रखा था। जब खाम कहता है कि उस दुनिया में जाने के बाद शायद ठाई की मौत हो जाए, तो ठाई कहता है कि इस दुनिया में जब खाम लौटकर नहीं आएगा तो भी ये ठाई के लिए मौत के बराबर ही है। तो बेहतर इसी में है कि ठाई खाम के साथ रहकर अपनी अंतिम सांसें ले। यहाँ खाम ठाई से कहता है कि उसे आंट लो ने फ़ोन करके यही कहा था कि आज रात 12 बजे फिर से वो झील का पानी नीला होने वाला है, यानी दूसरी दुनिया में जाने के लिए बिल्कुल सही वक्त। ठाई कहता है कि ठीक है, फिर वो खाम को लेने ठीक 11 बजे यहाँ पहुँच जाएगा।
अब अगले कट में रात के 9 बजे ही खाम हॉस्पिटल से निकलने के लिए तैयार हो जाता है और अब जाकर हमें बताया जाता है कि आंट लू ने खाम को कॉल करके बताया तो था कि आज रात को झील का पानी नीला होने वाला है, मगर जो वक्त बताया था वो 11 बजे का है। यानी कि जानबूझकर खाम ने ठाई को गलत वक्त बताया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ठाई की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। कट्टू देखते हैं कि खाम उस झील के किनारे पहुंच चुका है और मन ही मन ये सोचता है कि यही करना सही होगा और यही फैसला सबके लिए अच्छा है, और तभी वो झील का पानी नीला हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि खाम कूदे, दूर से उसे ठाई के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। खाम भी रोते हुए ठाई से माफ़ी मांगकर पानी में छलांग मारता है और जब तक ठाई वहां पहुंचे पानी का नीला रंग फिर से गायब हो जाता है और रात के इस सन्नाटे में ठाई के चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। एक फ्रेश सुबह जहां खाम अपनी दुनिया में लौट आया है और अपने घर आते ही सबसे पहले उसकी मुलाकात उसके पापा से होती है, जिसके बाद वो अपनी दूसरी दुनिया की पूरी कहानी पापा को सुना देता है और ये भी कहता है कि वहाँ वो फूफा की जान बचाने में कामयाब हो गया। इसी बीच उसे खबर मिलती है कि इस दुनिया में रहने वाला थाई पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और उसका बेटा भागने में कामयाब हो गया है। पूरी रात खाम इस बारे में बहुत सोचता है, क्योंकि पहले भी वो इस दुनिया के थाई से भी मिल चुका है और एक बार तो थाई ने उसकी जान भी बचाई थी। नेक्स्ट कट में थाम उसी गुफा में आता है जहां अक्सर दूसरी दुनिया में वो थाई के साथ आया करता था। पहले तो वो यहाँ बीता है थाई के साथ कुछ अच्छे पलों को याद करता है, फिर मन उदास करके यहाँ से जाने ही वाला होता है कि उसे दिखता है कि इस दुनिया का थाई तो यहाँ पर घायल पड़ा है। देखते हैं कि खाम अपने साथ कुछ दवाइयाँ भी लाया है। शायद उसे उम्मीद थी कि थाई यहाँ पे मिल जाएगा, मगर इससे पहले कि वो ये दवाई थाई को लगाए, थाई को होश आते ही वो सीधा खाम की गर्दन को पकड़ लेता है। हालांकि खाम कहता ज़रूर है कि वो थाई को चोट पहुंचाने नहीं आया है, मगर थाई को खाम पर बिल्कुल यकीन नहीं। तभी उसे उस दुनिया के थाई के कुछ मेमोरीज दिखाई देने लगते हैं, मानो कि वो खाम के बहुत क्लोज हैं। झटके से थाई खाम को छोड़ता है तो खाम भी डर के मारे थाई को दवाइयाँ देकर वहाँ से भाग जाता है और फिर कुछ पल बाद घर से कुछ खाना नाश्ता लेकर वो फिर से थाई के पास आता है। अब खाम जानता है कि थाई को इन सब की ज़रूरत है, लेकिन उसे इस बात की भी खबर है कि गुस्से में थाई कुछ भी कर सकता है। इसीलिए सारा सामान थाई के सामने रखकर वो दूर जाकर बैठता है। जब थाई पूछता है कि खाम उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है, तो खाम कहता है कि वो सिर्फ कर्ज चुका रहा है, क्योंकि दूसरी दुनिया में थाई उस पर बहुत मेहरबान था। ऑफकोर्स थाई खाम पर यकीन करने से रहा। अगले दिन खाम फिर से थाई से मिलने आता है, खाने के लिए नाश्ता भी आगे बढ़ाता है। इस बार देखते हैं कि थाई कोई बहस नहीं करता और सबसे पहले वो नाश्ता करता है, क्योंकि उसे बड़ी जोर की भूख लगी है। अब भूख से तो थाई को राहत मिल चुकी है। दर्द के लिए थाई खाम से कहता है कि क्या वो थाई के घाव को साफ कर देगा। खाम ये सुनकर खुश होता है कि एटलीस्ट अब थाई खाम पर यकीन तो करने लगा है। यहाँ बातों ही बातों में थाई खाम से पूछता है कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता, तो खाम भी कह देता है कि उस दुनिया में वो थाई के साथ अक्सर यहाँ आया करता था। और फिर से यहाँ पर थाई खाम को डांटते हुए कहता है कि इस तरह की बकवास की बातें वो करना बंद करे। अब अगले कट में खाम खांसते हुए उसके मुंह से जब खून निकल आता है, थाई कहता है कि उसे इस बीमारी के बारे में पता है कि उसकी मम्मी की भी मौत इसी बीमारी से हुई थी और इस बीमारी का इलाज एक ऐसा जंगली फल है जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और तब थाई इतना छोटा था कि वो अकेले तो जंगल जा नहीं पाता, इसीलिए मम्मी की जान भी नहीं बचा पाया। तो खाम पूछता है अगर वो वक्त लौट आए तो क्या थाई अपनी माँ की जान बचा लेगा, तो थाई कहता है कि बिल्कुल, मगर खाम ये ना सोचे कि अब थाई उसके लिए वो फल लाने जाएगा, क्योंकि खाम तो उसका फैमिली है ही नहीं। तो खाम कहता है कि दूसरी दुनिया में तो थाई से उसकी सगाई भी हो चुकी है, देखा जाए तो वो थाई का परिवार ही हुआ ना। अब इस लहजे से तो थाई को खाम की मदद करनी ही चाहिए। फिर थाई को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि दोनों दुनिया की थाई बाहर से तो दिखने में अलग अलग हैं, मगर दिल से बिल्कुल एक हैं। इसके बाद देखते हैं कि खाम थाई के लिए भी खाना लेकर आया है। खाम पूछता है थाई से कि उसकी मम्मी कैसी थी, तो थाई कहता है कि वो भला खाम से ये बात शेयर क्यों करे। खाम कहता है कि इस अंधेरे गुफा में बात करने के लिए तो कुछ और है भी नहीं, और फिर ये कहकर सामान समेटने लगता है कि उसे यहाँ पर चुप बैठे बोर नहीं होना। तो थाई कहता है कि उसकी मम्मी बहुत ही अच्छी थी, जब भी उसके पापा उसे पीटा करते थे उसकी मम्मी ही उसके घाव पर मलहम लगाया करती थी। यहाँ खाम कहता है कि उसकी मम्मी भी बिल्कुल ऐसी ही थी, और कुछ सोचते हुए थाई से पूछता है कि क्या सच में उसने ही खाम की मम्मी को मारा था, क्योंकि दूसरी दुनिया में थाई को बहुत करीब से जानने के
के बाद उसे पता चला थाई इस तरह का इंसान तो है ही नहीं। यहाँ पर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि थाई खाम की मम्मी से पैसे वसूलने तो आया था, पर वो लंबू असिस्टेंट खाम की मम्मी पर गोली चला देता है और तब सिचुएशन ऐसा होता है कि किसी को भी यही लगेगा कि थाई ने ही खाम की मम्मी का खून किया है। अब अगले कुछ कट्स में देखते हैं कि धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। दूसरी दुनिया का थाई बुरी तरह खाम को मिस कर रहा है। वहीं इस दुनिया में खाम की क्यूट बिहेवियर की वजह से थाई के बर्ताव में भी फर्क आ रहा है। साथ ही अब वो भी खाम की तबीयत को लेकर फिक्रमंद है और फिर वो वक्त भी आ जाता है जब बीमारी की वजह से खाम और आंखें नहीं खोलता, और जब थाई खाम का नर्व्स चेक करता है तो उसे भी एहसास हो जाता है कि हालात कितना गंभीर है। अगले सीन में थाई निकल पड़ता है उस फल की खोज में जंगल की ओर। अब वो फल कैसे और कहाँ मिलेगा, इसके लिए दूसरी दुनिया की थाई की यादें इस थाई की मदद करते हैं, और ये थाई भी जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों का सामना करके उन्हीं रास्तों से होकर उन जंगली फलों तक पहुंच ही जाता है और वापस से गुफा में पहुंचकर उन फलों के रसों को निचोड़कर खाम को पिला देता है। साथ में वो खाम से ये भी चाहता है कि एक बार उसने पूछा था कि थाई यहाँ इस गुफा में कभी आया है या नहीं, तो जवाब यही है कि थाई यहाँ पहले कभी नहीं आया, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसका यहाँ आने का मकसद यही था कि वो खाम से मिले। बीच दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ वो दूसरी दुनिया का थाई ब्लू लीक में छलांग मारकर तैरने लगता है। कट 2। सुबह की पहली किरण से खाम अपनी आंखें खोल तो देता है, पर उसे एक नज़र भर देखकर थाई अपनी आखिरी सांसें ले लेता है। खाम के लाख पुकारने पर भी थाई अपनी आंखें नहीं खोलता। खाम ने कभी नहीं सोचा था कि इस कहानी का अंत ऐसे होगा। उसका रो रो कर हाल बेहाल हो रहा होता है कि एक बार उसे फिर से सहारा देने पहुंच जाता है दूसरी दुनिया का थाई। हालांकि खाम को ये यकीन करने में कुछ वक्त तो लगता ही है कि दूसरी दुनिया का थाई उसके लिए यहाँ तक पहुँच सकता है, जहाँ खाम ये नहीं समझ पा रहा कि वो इस दुनिया के थाई के जाने का शोक मनाए या फिर दूसरी दुनिया के थाई को पा लेने की खुशी मनाए। वहीं थाई खाम से कहता है कि उसने वादा जो किया था कि वो खाम को कभी अकेले नहीं छोड़ेगा, और फिर खाम को गले लगाते हुए कहता है कि अब वो हमेशा के लिए खाम के पास लौट आया है। और फिर हमें यहाँ दोनों को जबरदस्त रोते हुए दिखाया जाता है। अब अगली सीन में हमें बताया जाता है कि थाई वहां तक पहुंचा कैसे। उसे आंट लू ने कहा था कि लेक का पानी ब्लू होता है एक पत्थर की वजह से, और थाई को उस पत्थर को ऐसे तोड़ना है कि वो 2 टुकड़ों में टूटे जरूर मगर नष्ट ना हो, ना तो थाई का इस दुनिया में वापस आना मुश्किल हो जाएगा। और खाम के पास पहुंचने के लिए थाई ये रिस्क उठा लेता है। कट 2। अपनी दुनिया में वापस आने के लिए थाई खाम को लेकर फिर उसी जगह पहुंचता है। खाम पूछता है कि क्या थाई श्योर है कि अब की बार पानी में कूदने से दोनों ही उस दुनिया में पहुंच जाएंगे, तो थाई कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस दुनिया में है, बस वो जहां भी हो उसे खाम का साथ मिले। और देखते हैं कि ठीक कहे हुए वक्त पर झील का पानी नीला हो जाता है और फिर खाम और थाई दोनों ही मुस्कुराते हुए पानी में कूद जाते हैं। अब छोटी छोटी कट्स में दिखाया जाता है कि दूसरी दुनिया में सब अपने अपनों के साथ खुश हैं। वायु जाओ को प्रपोज करता है, फूफा की रिन से शादी हो गई है और अब छोटी सी एक बेटी भी है। वहीं खाम की माँ भी खुशी दिखाई देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि खाम और थाई का क्या हुआ। तो हमें दिखाया जाता है कि इनको एक साथ रहे 10 साल हो गए हैं। अब तक तो खाम को बहुत अच्छे से खाना पकाना भी आ गया है और दोनों अब भी एक दूसरे के साथ अब भी उसी जोश के साथ रिश्ता निभा रहे हैं। और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड और ये सीरीज खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी 2 वर्ल्ड्स की पूरी कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।